चलिए अभी हम जानते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट नोस है यानी कि दूसरा नोस है दैट इज़ ELE/N3119 क्या है। दैट इज़ रिपेयर डिसफंक्शनल वाटर प्योरीफायर कि अब हमें रिपेयर करना है डिसफंक्शनल मतलब आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद यदि कस्टमर के एंड पर कोई कॉल रजिस्टर होती है तो हम उसकी सर्विस आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए जाते हैं। तो तब हम क्या क्या उसमें स्टेप्स या क्या क्या प्रोसीजर हमारा रहेगा ये जानेंगे। जब भी हम लोग रिपेयर करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हमें ये जानना होता है कि कस्टमर ने जो कॉल रजिस्टर कराई है उसकी डिटेल हमें चाहिए होती है। वो हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से हमें उसकी डिटेल हमें मिल जाती है मेरी जॉब शीट पर, राइट। तो उसके बाद फिर मैं कस्टमर की डिटेल लेकर कस्टमर से फ़ोन पर बात करता हूँ विद द ग्रीटिंग्स और उससे फिर अपॉइंटमेंट लेना है कि सर मैं फर्स्ट हाफ में आऊँ सेकेंड हाफ में आऊँ। देन आफ्टरवर्ड्स अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप सही समय पर वहाँ पर पहुँचिए। यदि किसी भी वजह से आप वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इमीडिएट कस्टमर को इन्फॉर्म करना है अपने सीनियर को इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ कि सर मैं यहाँ जाम में फंस गया हूँ, मेरा मोटरसाइकिल ख़राब है, मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, वट एवर बी द रीजन्स, राइट। अदरवाइज़ क्या होता है कि कस्टमर फिर वेट करता रहता है। सो वी हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन। देन कस्टमर साइट पर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब आपका शेविंग प्रॉपर होना चाहिए। यदि आप दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी प्रॉपर ट्रिम्ड होना चाहिए। मुंह में कोई भी आपसे बदबू नहीं आना चाहिए, राइट। कोई सिगरेट बीड़ी गुटखा ये सब नहीं पीना चाहिए, राइट। तो कस्टमर के यहाँ जाने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू वेयर द शूज़, शर्ट्स शुड बी टक्ड इन द पैंट के अंदर टक होना चाहिए, बेल्ट लगा होना चाहिए, आई कार्ड आपका डिस्प्ले होना चाहिए ताकि कस्टमर आपको देखे, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। देन आफ्टरवर्ड्स फिर हम लोग जाते हैं कस्टमर के पास और नॉक करते हैं, डोर नॉक करके फिर उनको बताते हैं कि सर मैं सो एंड सो कंपनी से बात किया था, आपको टाइम दिया था आपने मुझे, तो मैं आ गया हूँ, राइट। तभी वो तो इससे होता क्या कि वो कॉन्फिडेंस में आता है, राइट। देन अब आपको ये चेक करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो आप कस्टमर के साथ ही अप्लायंस के पास जाएंगे, मतलब कस्टमर की प्रेजेंस में ही आपको उनका वाटर प्योरीफायर चेक करना है। चलिए ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से टूल्स का हमें रिपेयरिंग में ज़रूरत पड़ेगा, राइट। तो जैसे आप देख रहे हैं SMPS का ज़रूरत पड़ेगा या हो सकता है टेप का ज़रूरत पड़े, टैप का ज़रूरत पड़े, स्क्रू ड्राइवर है, देन नोज़ प्लायर है, देन कटिंग है, देन टाइटनिंग कीज़ हैं डिफरेंट साइजेस का, कॉम्बिनेशन प्लायर है, कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं RO के कि भाई मुझे बूस्टर पंप ख़राब है तो वो बदलना है, ओवरफ्लो स्विच है, सोलेनॉइड वाल्व है, TDS एडजस्टर है या ये वाल्व है, देन द फ्लेयर फिटिंग्स, द पुश फिटिंग्स ये भी ज़रूरत पड़ती है, या क्लैम्प मीटर है। इस प्रकार के हमें ये टूल्स या कुछ स्पेयर पार्ट्स आप देख रहे हैं ये हमें ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग द रिपेयरिंग ऑफ RO। तो अभी ये बात हुई है रिपेयरिंग के टूल्स और उससे रिलेटेड क्या क्या मुझे सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम जानेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स एक डोमेस्टिक RO या वाटर प्योरीफायर के क्या क्या होते हैं, जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया भी है, दिखाया भी है। पार्ट्स जानने से पहले मुझे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी ग्लव्स, बिजली का काम करना है तो मुझे सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है, इसका यूज़ करना है। ओके, नाउ यूजिंग PPE। उसके बाद हम ये जानेंगे ये मेरा स्पन फिल्टर है जो कि मेरी इस प्री फिल्टर हाउसिंग के अंदर फिट होता है, जो कि RO के अंदर लगाया जाता है। यानी कि यदि बहुत ज़्यादा पानी के अंदर धूल मिट्टी कण आ रहे हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए प्री फिल्टर लगाया जाता है। प्री फिल्टर के बाद ये है हमारी मेम्ब्रेन हाउसिंग और इसी के अंदर ये मेम्ब्रेन लगी होती है। ओके, मेम्ब्रेन लगती है आपका TDS के जानने के बाद। फिर ये हमारा प्री कार्बन फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर, देन ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई है। ये मेरा अल्ट्रा वायलेट UV ट्यूब है जिसके अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, बिफोर स्टोरेज टैंक के अंदर जाने से पहले पानी इस ट्यूब के अंदर से गुजारा जाता है जिससे
इसके अंदर मौजूद वायरसेस या बैक्टीरियाज डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, नाउ ये मेरा ओवरफ्लो स्विच है। ओवरफ्लो स्विच का मतलब जैसे ही मेरा पानी भर जाता है तो ये फ्लोट वाल्व ऊपर राइज करता है और ये स्विच यहाँ से सप्लाई को कट कर देता है। सो दिस इज अ ओवरफ्लो स्विच। आफ्टर दिस ये मेरा बूस्टर पंप है। बूस्टर पंप मतलब जो पानी के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये इसका इनलेट रहता है और ये इसका आउटलेट रहता है। तो इसके लिए आप इस मोटर के अंदर एरो मार्क भी लगा रहता है। उस एरो मार्क से ये हमें पता चल जाता है कि इसका फ्लो क्या रहता है, मीन्स कौन सा इन है और कौन सा आउट है। ओके, नाउ आफ्टर दैट ये मेरा TDS एडजस्टर है। मुझे TDS को कई बार बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो मुझे उसको बढ़ाना है, तभी मेरे TDS एडजस्टर में लगाता हूँ। ओके, नाउ आफ्टर दैट ये मेरा सोलेनॉइड वाल्व है जो 24 वोल्ट या 36 वोल्ट्स DC पर ऑपरेट होता है। कुछ मुझे फिटिंग्स चाहिए होती हैं, पुश पाइप फिटिंग्स मुझे चाहिए होती है, जैसे ये एंगल फिटिंग है, देन ये T है, देन ये वाल्व है, TDS मीटर है। आफ्टर दैट ये SMPS है, मींस AC DC अडाप्टर भी बोल देते हैं इसको। इसका काम होता है 220 वोल्ट AC इनलेट इनपुट लेता है और आउटपुट में निकालता है 24 या 36 वोल्ट्स DC, राइट। ये मेरा टैप है। देन ये मेरा UV ट्यूब का ब्लास्ट है, मतलब चोक बोल देते हैं, यानी कि दोनों साइड में 6-6 वोल्ट इसकी सप्लाई आती है इस ट्यूब के अंदर, तो वो मैं इसकी सहायता से देता हूँ। बाकी स्क्रू ड्राइवर है, ये मेरा टेफ्लॉन टेप है, ये मेजरिंग टेप है, ये मेरा नोज प्लायर है, ये मेरा कटिंग प्लायर है। देन कुछ कीज़ हैं, ये मेम्ब्रेन हाउसिंग को टाइट करने के लिए और ढीला करने के लिए है। ये मेरा कॉम्बिनेशन प्लायर है, इंसुलेशन टेप है। देन FR फ्लो रेस्ट्रिक्टर, देखिए यहाँ पर ये इसका फ्लो भी है, मतलब ये प्रेशर को कम बढ़ा देता है, मतलब वेस्ट वाटर में ही ये लगता है। तो ये मेरे कुछ पार्ट्स हैं RO के। चलिए अभी हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ RO, कि RO के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं और कैसे हम चेक करेंगे और क्या हमें चेंज करना है, तो इसके बारे में जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मेरा डिफेक्ट मुझे मिला कि RO डेड है। RO डेड है मतलब कि RO चल ही नहीं रहा। कस्टमर ने कहा जी RO चल ही नहीं रहा। ओके, चल नहीं रहा, तो इसके कारण मुझे जानने हैं। तो मैं कारण जानने के लिए मैं जाता हूँ, सबसे पहला काम मेरा RO को खोलना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं सीक्वेंस में चलता हूँ तो मुझे सबसे पहले RO नहीं चल रहा का कारण जो है सप्लाई से मैं शुरू करूँगा। मतलब मेरा जो स्विच है 5 एम्पेयर का जो स्विच लगा हुआ है, मुझे उसके अंदर सप्लाई चेक करनी है, मेरे स्विच के अंदर, मेरे सॉकेट के अंदर वहाँ पर सप्लाई है या नहीं, राइट। तो पहला मेरा काम है आई हैव टू चेक द स्विच। देन मेन सप्लाई चेक करने के बाद वही सप्लाई फिर मेरी AC DC अडाप्टर या SMPS के अंदर आती है। तो ये मेरा SMPS है। तो SMPS बेसिकली होता है क्या है, इसके अंदर AC वोल्ट्स आते हैं, 220 वोल्ट AC आते हैं और आउटपुट रहती है इसकी 24 वोल्ट DC या 36 वोल्ट DC। ओके, इसको मैं चेक कर सकता हूँ यूजिंग दिस क्लैम मीटर। इस क्लैम मीटर की सहायता से मैं चेक करूँगा, इसके अंदर मैं इनपुट दूंगा AC वोल्ट्स और मुझे आउटपुट में DC वोल्ट्स मिलने चाहिए। यदि मुझे 24 वोल्ट्स DC इसके आउटपुट में मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो ये डिफेक्टिव है, राइट। नाउ आफ्टर SMPS देन वी हैव टू चेक द HP LP स्विचेस ऑल्सो, कि मुझे ये भी चेक करना है कि मेरे HP यानी कि हाई प्रेशर स्विच कई बार वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये जनरली दिक्कत आती है जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं, 10 माले की जो बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है जब ओवरहेड टैंक से प्रेशर आता है पानी का वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे केस में मेरे हाई प्रेशर स्विचेस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा स्विच कहीं एक्टिवेट तो नहीं हुआ। नाउ देन आई हैव टू चेक माई ओवरफ्लो स्विच ऑल्सो। ये मेरा ओवरफ्लो स्विच है, ये भी मुझे ये चेक करना है। कई बार क्या होता है, चूँकि ये टैंक के ऊपर लगा रहता है तो इसके अंदर कार्बन फॉर्मेशन हो जाती है, इसके जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर कार्बन फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके वजह से इसकी सप्लाई कटी रह जाती है और मेरा RO काम नहीं करता, या मैं बोल देता हूँ कि डेड है RO,
राइट। तो इस प्रकार से मुझे डेड आरओ के डिफेक्ट्स को चेक करना है, सप्लाई से लेके, सप्लाई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को पहले चेक करना है, मैकेनिकल पार्ट्स को हम बाद में चेक करेंगे। ओके, तो पहला काम है सप्लाई चेक करना है, मेन सप्लाई चेक कर रहा, कोई एमसीबी गिर गया है, कोई स्विच सॉकेट में सप्लाई नहीं आ रहा है, या उसकी ये जो मेन कॉर्ड है, इस मेन कॉर्ड को भी मैं चेक करूँगा, इस मेन कॉर्ड की कनेक्टिविटी अंदर से एसएमपीएस के साथ है या नहीं है, ये भी चेक करूँगा यूजिंग क्लैम्प मीटर। उसके बाद फिर मैंने जैसा कि बताया एलपीएचपी स्विच है, देन एसएमपीएस है, तो एक सीक्वेंस में ही मुझे सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। सो दीज आर द सम रीजंस, कुछ ये कारण हैं जिसके वजह से आरओ हमारा डेड हो जाता है। चलिए अभी दूसरी डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ वाटर डिफर, मतलब पानी का टेस्ट। कस्टमर जो है कंप्लेंट करता है कि सर हमारे यहाँ पानी का जो टेस्ट है कुछ अलग आ रहा है, पहले अलग था और अभी कुछ अलग आ रहा है, राइट। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर पानी का टेस्ट चेंज हो रहा है तो इसका एक तो मतलब क्लियर हो गया कि आपका आरओ तो चल रहा है। तो यू मे आस्क, आप कस्टमर से ये पूछ सकते सर आरओ चल रहा है, तो वो कस्टमर आपको बताएगा हाँ जी यस सर आरओ चल रहा है, लेकिन टेस्ट में मज़ा नहीं आ रहा। तो टेस्ट में मज़ा नहीं आ रहा का मतलब है कि हो सकता है कि उसका सर्विस ड्यू हो, राइट। क्या पता सर्विस ड्यू हो, 3 महीने के अंदर हम लोग इसको चेंज करते हैं, फिल्टर्स को, प्री फिल्टर्स को, कार्बन फिल्टर्स को, सेडिमेंट फिल्टर्स को, तो हो सकता है उसका सर्विस टाइम पर नहीं हुआ हो। बिफोर दैट हमें खुद जाकर चेक करना है कि उसका टीडीएस कितना है, क्योंकि देखिए अगर कस्टमर ये बोल रहा है कि मेरा पानी का टेस्ट चेंज हो रहा है तो मुझे सबसे पहले टीडीएस चेक करना होगा, कहीं उसका टीडीएस बढ़ तो नहीं गया, या उसका सर्विस का पीरियड ड्यू है उसका आरओ का, राइट। तो ये कुछ चेक्स होंगे। देन चेक्स फॉर पीरियोडिक सर्विसेज, और वी हैव टू चेक द फिल्टर्स ऑल्सो कि भाई मेरे कार्बन फिल्टर का अपना टाइम पूरा हो गया है उसका, बिकॉज उसके अंदर क्या रहता है, हर एक जो OEM होता है वो स्पेसिफाइड करता है, इस पर्टिकुलर फिल्टर पर लिखा रहता है साफ साफ कि ये जो प्री कार्बन फिल्टर है ये 5000 लीटर्स पानी जब तक इसमें फ्लो करेगा तब तक इसका जीवन रहेगा, इसके बाद इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये मुझे चेक करना है कि कितना क्वांटिटी में पानी चला गया, या उसका पीरियोडिक सर्किट। देन द सेडिमेंट फिल्टर, मुझे सेडिमेंट फिल्टर को भी चेक करना होगा, ओके। देन अगेन आफ्टर दैट आई हैव टू चेक द टीडीएस। टीडीएस यदि आप चेक करते हैं और आपको लगता है कि टीडीएस ज़्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो है, जो हम ग्राउंड वाटर है उसके अंदर भी इस आरओ का प्रयोग करता है, और जो सप्लाई से पानी आता है मतलब जिसका ऑलरेडी टीडीएस कंट्रोल होता है उसमें भी इसका यूज़ करता है। तो यानी कि जब आप इंस्टॉल करने गए होंगे तब आपने देखा होगा कि यार इनका तो टीडीएस बहुत कम है, बिकॉज पानी आ रहा ओवरहेड टैंक से, राइट। बट ओवरहेड टैंक से हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको सप्लाई का ही पानी मिले, कई बार क्या होता है सबमर्सिबल पंप से भी उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है, तो उस समय उसका टीडीएस बढ़ा हुआ होता है। तो मुझे ये भी चेक करना है कि कस्टमर से पूछना है कि सर आप कौन कौन से पानी सप्लाई का यूज़ करते हैं, एमसीडी का यूज़ करते हैं या ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। तो ऐसे केस में मेम्ब्रेन के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला डिफेक्ट कि लीक आरओ लीक हो रहा है जी, टपक रहा है मेरा आरओ। तो आरओ टपक रहा है, सीधी सी बात है कहीं से लीक है। लीक का मतलब ये हो गया कि मुझे चेक करना है कि इसके अंदर जो ओरिंग्स होते हैं, इन फिटिंग्स के अंदर कुछ ओरिंग्स होते हैं। तो आप देखिए कि ये ओरिंग्स यदि ये लीक हो जाते हैं, अगर ये प्रॉपर लॉक नहीं हो रहा है तो यहाँ से पानी लीक करता है। तो मुझे ये पुश फिटिंग चेक करना पड़ेगा, राइट। या जितने भी कनेक्शंस हैं वो सब मुझे चेक करने होंगे। चेक ओवरफ्लो स्विच ऑल्सो। कई बार क्या होता है कि ओवरफ्लो स्विच अपना काम नहीं करता, या इस बाउल के अंदर एयर होती है और कई बार ये बाउल ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर पानी भर जाता है। पानी भरने से क्या होता है कि ये बॉल का वज़न बढ़ जाता है और ये काफ़ी देर में कट करती है जब तक आपका टैंक फिल हो चुका होता है, और इस टैंक के ओवरफ्लो होने के वजह से भी पानी लीक करता है। देन चेक मोटर ऑल्सो। इस मोटर की यदि हम बात करें,
डीसी मोटर, ये बूस्टर पंप भी बोल देते हैं इसको भी मुझे चेक करना है, इसके हेड को भी चेक करना है। ये इसका हेड होता है, देखिए यहाँ पर हेड है और ये इसका मेन बॉडी है, तो ये दोनों को जो है नट एंड बोल्ट या एलन की नट से हमने टाइट किया हुआ है कंपनी ने। तो इसके बीच में एक गैस्केट होती है, कई बार वो गैस्केट भी लीक हो जाती है, तो मुझे ये गैस्केट को भी चेक करना है कि ये लीकेज तो नहीं है। तो कई बार जब TDS ज़्यादा होता है, TDS मतलब लगभग 2000 से 3000 के TDS में ये समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं। उस समय ये जो गैस्केट होता है जो इसका लीक प्रूफ जॉइंट बनाता है, ये ख़राब हो जाता है और इसके ख़राब होते के साथ ही यहाँ से प्रेशर पानी जो है लीक करना शुरू कर देता है। इन केस में हमें मोटर ही रिप्लेस करना पड़ता है। सो आपने देखा कि लीक आरओ के विभिन्न कारण क्या हैं और मुझे उनको कैसे ठीक करना है। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट डिफेक्ट है कि नो वाटर आउटकम, जी पानी आ ही नहीं रहा आरओ में से। आरओ जो है चल तो रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा, तो क्या कारण होगा? सीधी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको चेक करना है कि मेरा लो प्रेशर स्विच कहीं एक्टिवेट तो नहीं हो गया। लो प्रेशर स्विच का कब एक्टिवेट होता है? जब ओवरहेड टैंक में पानी फिनिश हो गया, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसके वजह से लो प्रेशर स्विच मेरा एक्टिवेट हो जाता है और वो उसके एक्टिवेट होने से आपका आरओ कई बार चलता भी है, कई बार बंद भी हो जाता है, देन पानी आएगा ही नहीं। देन नेक्स्ट इज वी हैव टू चेक द सोलेनोइड वाल्व ऑल्सो। ये मेरा सोलेनोइड वाल्व है, 24 वोल्ट्स डीसी पर ऑपरेट होता है। नॉर्मली ये क्लोज्ड रहता है, जब तक इसमें सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये ओपन नहीं होता, यानी कि इसके अंदर पानी का फ्लो नहीं जाएगा। जैसे ही 24 वोल्ट डीसी आती है इसके अंदर पानी फ्लो करने लग जाता है, राइट। तो इट विल कंट्रोल द वाटर, ये पानी का फ्लो को कंट्रोल करता है, राइट। तो मुझे ये भी चेक करना है, कई बार ये खराब हो जाता है, मतलब नॉर्मली क्लोज ही रह गया, तो इसके क्लोज रहने से होगा क्या? पानी इसके अंदर आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो आगे जाएगा नहीं। देन आई हैव टू चेक प्री फिल्टर ऑल्सो, कि मेरा जो ये स्पन फिल्टर है या प्री फिल्टर है, कहीं ये चौक तो नहीं हो गया, अभी पीरियोडिक सर्विस ओवर तो नहीं हो गया, ड्यू तो नहीं हो गया कि 3 महीने के अंदर ये करना था, अभी 6 महीने हो गया सर्विस नहीं किया, तो क्या होगा? ये बिल्कुल चौक हो जाता है। जब ये चौक हो जाएगा तो इसका इनलेट के अंदर पानी तो आएगा, लेकिन इस केसिंग के अंदर चूंकि ये लगा हुआ है स्पन फिल्टर, तो ये चौक होने की वजह से इसका आउटलेट में पानी नहीं जाएगा, तो मुझे ये भी चेक करना है। ये हो गया प्री फिल्टर चेक किया। देन मुझे दूसरे फिल्टर्स भी चेक करने हैं कि इनका टाइम तो नहीं हो गया रिप्लेसमेंट का, कि ये 2 महीना 6 महीने में बदलना था, तो इसका अगर टाइम हो गया है तो आई हैव टू चेंज, इसको रिप्लेस मुझे करना पड़ेगा। और साथ के साथ आपको ये भी चेक करना है कि ओवरहेड टैंक में पानी प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, या उसका वाल्व प्रॉपर बंद है या नहीं, कोई चीज़ उसके अंदर अटक तो नहीं गया है उसके आउटलेट में। तो ये सारी चीज़ें मुझे चेक करनी है कि तभी मुझे ये पता चलेगा कि मेरा आरओ पानी क्यों नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इज TDS ज़्यादा आ रहा है। TDS ज़्यादा आ रहा है मतलब फ्रेश वाटर का अंदर पानी का जो खारापन है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी टाइप का हो गया है। तो उसका सबसे पहला कारण है, आपको ये चेक करना है मेम्ब्रेन हाउसिंग। देखिए ये मेरी मेम्ब्रेन हाउसिंग है, आप इसमें देख रहे होंगे, ये इसका एक इनलेट रहता है, यहाँ से पानी मेरा एंट्री करता है, इन होता है, और यहाँ से आप देख रहे होंगे 2 आउटलेट हैं इसके। 2 आउटलेट मतलब एक इसमें फ्रेश वाटर का होता है और एक होता है इसमें वेस्ट वाटर, या हम लोग ड्रेन के अंदर ये पानी डाल देते हैं, राइट, विद दिस पाइप फिटिंग्स यूज ऑफ, राइट। अब यदि मैं इसको आप अंदर से खोल के दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। थ्रेड्स हैं, आप देख सकते हैं, ये इसका मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो ये रबर लगा हुआ है ये सील प्रूफ कनेक्शन बनाता है। तो इसका और इसका जो इसका केसिंग है, देखिए इसके अंदर यदि ये रबर ख़राब हो जाता है तो भी मेरा मेम्ब्रेन के अंदर TDS ज़्यादा निकलेगा पानी का, राइट। देन नेक्स्ट कि ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये ओरिंग्स भी लगे रहते हैं। बजाय आप पूरा मेम्ब्रेन चेंज करें उससे पहले ये ज़रूर जांचें कि ये ओरिंग्स कहीं ख़राब तो नहीं हो गए हैं, बिकॉज ये अंडर प्रेशर रहते हैं और ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो आपको ओरिंग भी चेंज करने पड़ सकते हैं, या हो सकता है कि आपको फिर मेम्ब्रेन ही चेंज करना पड़े। और जब ये इसको फिट करते हैं तो इस प्रकार से फिट करते हैं ताकि रबर सील प्रॉपर टाइट हो जाए, और उसके बाद हम इसको टाइट कर देते हैं यूजिंग दिस की।
अब इस की को लेके हम इसको टाइट करते थे आता है। या एक और कारण होता है, मैं बताना चाहूँगा आपको। ये मेरा TDS एडजस्टर है, TDS का एडजस्टर है। यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको मैं पेचकस का सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कम या ज़्यादा करता हूँ। बेसिकली ये कंट्रोल करता है फ्लो को, जो मेरा पानी का TDS को बढ़ा रहा है। यदि ये ख़राब हो जाता है तो इसके वजह से भी मेरे पानी का TDS ज़्यादा आ जाता है। द लास्ट वन कि मेरा जो बूस्टर पंप है, जैसे मैंने बताया कि 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है या 36 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है। इसके अंदर एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। ये इनलेट है और ये इसका आउटलेट होता है। और कई बार OEM भी इसमें लिखता है साफ साफ यहाँ पर कि ये इन है, यहाँ पर आउट है, ऐसे करके, राइट। तो आपको उसका ध्यान रखना है। क्या इसका एफिशिएंसी कम हो गया है? क्या ये उतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा कि जितना इसको मेम्ब्रेन को चाहिए? तब भी मेरा TDS पानी का ज़्यादा आता है। तो आई हैव टू चेक द प्रेशर। नाउ ये थे कुछ डिफेक्ट्स जो कि हमने आपको बताया कि ये कारण हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं और ये इनका रेक्टिफिकेशन होगा, ये इनकी ट्रबल शूटिंग होगी RO की। नाउ आफ्टर दैट ये सब करने के बाद जेन्युइन पार्ट्स डालिए, कस्टमर का अप्रूवल लीजिए, उनको खर्चा बताइए कितना खर्चा आता है क्या, और जब उनको अप्रूवल मिल जाएगा आपको, उसके पश्चात ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे, राइट। और समय बताएंगे, सर इतना देर में ये रिपेयर होगा, इतना खर्चा आएगा जेन्युइन पार्ट्स का, ये GST है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये कार्टिज लगेगा, या फिर ये हो सकता है कि मुझे लिफ्ट करके वर्कशॉप में लेके जाना पड़ेगा, राइट। ये सारी डिटेल्स आप कस्टमर्स को देंगे। तो अभी आपने ये जाना कि ये पार्ट्स हैं, ये फॉल्ट्स आते हैं और ये मुझे रिप्लेस करना है, राइट। ये सब करने के बाद जब आप RO को रिपेयर कर देते हैं तो आपको ये भी चेक करना है कि मैंने जो काम किया है वो ठीक से किया है या नहीं किया। देन यू हैव टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ अ RO। कस्टमर के सामने उसकी फंक्शनिंग को चेक करके बताएं कि सर ये रिप्लेस किया है, ये इतना था, ये ऐसा था, इसका पूरा खर्चा बताएं। उसके बाद फिर आप उसको चला कर दिखाएंगे और उसका टेस्टिंग करके दिखाएंगे। देखिए सर ये इसका TDS था, पहले ऐसा था, एंड आफ्टर रिपेयरिंग ये है। ओके, तो आपको ये चीज़ ज़रूर बतानी है इसका फंक्शनिंग के बारे में, मतलब कि ये सर आर यू सेटिस्फाइड, तो ये चला कर दिखाना। यू हैव टू गिव द इफेक्टिव डेमो। देन आफ्टर जब सारा चीज़ क्लोज हो जाता है तब आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, मतलब आपको यू हैव टू टेक द फीडबैक। आपको फीडबैक भी लेना है कि सर मेरा सर्विसेज कैसा रहा, क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। ये इस प्रकार के सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद अपने सुपरवाइजर को ज़रूर बताएं और जो डेली टारगेट्स हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस का एक जॉब रोल है हमारा, जिसका कि QP कोड है ELE/Q3104। इसका हम सेकंड नोज करेंगे, जिसमें कि बताया गया है कि हाउ टू रिपेयर अ डिसफंक्शनल वाटर प्योरीफायर। हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, कोविड गाइडलाइंस का हमें पालन करना है। मतलब वी हैव टू वेयर मास्क, हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। तो अभी कस्टमर ने ये शिकायत करी है कि इनका RO जो है चल नहीं रहा है, तो अभी हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में इसको चेक करेंगे कि ये क्या कारण है कि इनका RO नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसको सप्लाई देंगे 220 वोल्ट AC। देखिए अभी हमने इसमें सप्लाई दे दी है, लेकिन ये RO अपना काम नहीं कर रहा है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले फिजिकल चेक हम लोग करते हैं। फिजिकल चेक इन द सेंस कोई कनेक्टर लूज तो नहीं है या कोई तार वगैरह सब निकला हुआ तो नहीं है, ये सारी चीज़ हम लोग चेक करेंगे। यस, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तार इस ओवरफ्लो स्विच के टर्मिनल से बाहर निकली हुई है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्विच को इस तार के साथ कनेक्ट करना है। तो पहले मैं इसको सप्लाई को कट करूँगा और उसके बाद फिर मैं इसको कनेक्ट करूँगा प्लायर की सहायता से, कॉम्बिनेशन प्लायर की सहायता से इसको रिकनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम इसको
कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अभी हम फिर उसके बाद कनेक्ट करने के बाद इसको चेक भी करेंगे कि ये ढीला तो नहीं है, राइट। अब हम इसको दोबारा से सप्लाई देके चेक करते हैं कि क्या अब हमारा आरओ चल रहा है या नहीं। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है का इसका मतलब ये है कि अब मेरा आरओ चल चुका है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपने देखा कि इसके ओवरफ्लो स्विच मैकेनिज्म का, स्विच का एक टर्मिनल का तार निकला हुआ था और वो हमने इसको कनेक्ट किया और ये मेरा आरओ चल गया, राइट। तो अब इसके बाद मैं इसको कनेक्ट कर कर इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को चेक किया है, जिसमें मुझे पता चला है कि ये शुरू हो गया है, यानी कि ठीक हो गया। अभी कस्टमर ने शिकायत की है कि हमारा आरओ चल तो रहा है लेकिन ना ही उसका फ्रेश वाटर आ रहा है और ना ही उसका जो वेस्ट वाटर निकलता है ना ही वो निकल रहा है। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब आरओ चल रहा है किंतु उसका वेस्ट वाटर नहीं निकल रहा और फ्रेश वाटर भी नहीं आ रहा है। तो अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसमें एक पार्ट होता है, मैं अभी इसको डिसमेंटल करता हूँ फिर आपको हम दिखाते हैं। अब हम इसकी केसिंग को खोलेंगे। देखिए जब कभी भी ऐसा फॉल्ट होता है तो इसके अंदर एक पार्ट होता है, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ ब्लू कलर का एक पार्ट लगा है जिसका नाम है सोलेनॉइड वाल्व। ये वाल्व पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मतलब जब तक इसके अंदर सप्लाई नहीं आती, डीसी सप्लाई यानी कि 24 वोल्ट डीसी सप्लाई नहीं आती, तब तक ये एक्टिवेट नहीं होता, यानी कि तब तक ये नॉर्मली क्लोज रहता है। जैसे ही इसके अंदर सप्लाई आती है तो ये नॉर्मली ओपन हो जाता है और ये पानी के फ्लो को आगे बढ़ा देता है, राइट। तो अभी यदि कस्टमर ये कह रहा है कि इसके अंदर फ्रेश वाटर नहीं आ रहा और वेस्ट वाटर नहीं आ रहा, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका फॉल्ट यही हो सकता है कि इसका सोलेनॉइड वाल्व अपना काम ठीक से ना कर रहा हो या वो खराब हो गया हो। तो अभी हम इसका जो सोलेनॉइड वाल्व है उसको डिसमेंटल करेंगे, अलग करेंगे और उसको अलग से चेक करके आपको दिखाएंगे। अभी इसका सोलेनॉइड वाल्व अलग कीजिए, ये पुश फिटिंग है ये हटा दीजिए और अब आप सोलेनॉइड वाल्व निकाल लीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए यूजिंग दिस प्लायर, वायर्स को कट कर दीजिए, यस। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इसका एक सोलेनॉइड वाल्व है जो कि 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है बाय यूजिंग एसएमपीएस या एसी-डीसी अडाप्टर को लगाकर ही हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा एसी-डीसी अडाप्टर है या एसएमपीएस भी बोल देते हैं। 220 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होता है और आउटपुट इसकी 24 वोल्ट डीसी रहती है। तो अब हम इस सोलेनॉइड वाल्व को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देकर चेक करेंगे कि ये अब एक्टिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स मैंने इसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दी है किंतु ये नहीं ऑपरेट हो रहा है। तो इसका मतलब यही इसका पार्ट खराब था सोलेनॉइड वाल्व, जिसके वजह से इसके अंदर पानी का इनलेट या आउटलेट नहीं हो पा रहा था, पानी का फ्लो नहीं हो पा रहा था। अब हम सोलेनॉइड वाल्व नया ले आए हैं और अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। इस प्रकार हमने इस सोलेनॉइड वाल्व को रिप्लेस किया। और अब हम इसको चलाकर चेक करते हैं एक बार इसके अंदर से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज कुछ पानी हमेशा इन फिल्टर्स में रहता है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको चेक करते हैं। इसको हम सप्लाई देंगे 220 वोल्ट एसी। ओके देखिए फ्रेंड्स अब इसके अंदर से पानी आ रहा है, इसका मतलब इसका सोलेनॉइड वाल्व चूंकि खराब था जिसके वजह से पानी इसका ब्लॉक हो रखा था, रुका हुआ था, राइट। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी और कस्टमर बार बार शिकायत करता है कि ना ही इसमें फ्रेश वाटर आ रहा है ना ही इसके अंदर वेस्ट वाटर जा रहा है। ओके तो
अभी हम इसको बंद कर देंगे, केसिंग को फिट करेंगे और इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग कस्टमर को बताएंगे, उसको सेटिस्फाइड करेंगे और जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा इंस्टॉलेशन के बाद और TDS चेक करने के बाद, फिर हम उसका फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के बाद इमीडिएट हम अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि सर मेरी ये कॉल क्लोज हो गई है और अब मैं दूसरी कॉल के लिए फील्ड में मूव कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।